हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमरेस विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, तो उसमें आगे हम लोग सीखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, और जिसको हम लोग रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, कुछ इस तरह से रो को लिखते हैं। तो उसके बारे में स्टडी करेंगे, क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज तो पहले से आपको ये पता होगी कि रेसिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसकी पिछली वाली वीडियो में इसकी चर्चा की गई है। और रेसिस्टेंस जो होता है, जैसे ये कोई वायर है, ये वो कोई वायर है, वायर का ये जो लेंथ हो गया, ये वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। तो रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि जितना बड़ा वायर उतना ज्यादा रेसिस्टेंस। बट एरिया का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कुछ ऐसे लिख देंगे इसको। फिर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे स्टूडेंट। तो ये आर आर है तो एक ही आर आएगा, और यहाँ पे कितना है एल, यहाँ आर इंटू एल ऐसे कंबाइन करेंगे। आर प्रोपोर्शनल एल इंटू 1/a, तो आर प्रोपोर्शनल एल इंटू 1 एल, और यहाँ पर ए आ जाएगा स्टूडेंट। और जब ये सिंबल हटेगा तो यहाँ पर एक जो है ना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रो। यही जो है ना, यहाँ पर ये हटने से ये आया, इसको बोलते हैं रो। और इसी का खास नाम है रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस नाम है स्टूडेंट। इसी का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं, या इसको रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो ये यहाँ जो निकल कर आया वही हमारा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है या रेसिस्टिविटी है। ठीक है। तो अब जो है इस फार्मूला का थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ से रो की वैल्यू यानी कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि R इक्वल टू हमें पता है रो L बाई ए, इतना तो पता है। तो हम यहाँ लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हमारा हो जाएगा A इंटू आर इक्वल टू रो L। तो हमें चाहिए रो की वैल्यू, तो L यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो A R बाई हमें आ जाएगा स्टूडेंट L आ जाएगा, यानी कि रो की वैल्यू जो है A R बाई L आ गया। रो मतलब क्या हो गया कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी इक्वल टू A R बाई L। अब इसी को क्या करेंगे, इसी चीज को मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है। ये रो का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने देखा कि रो क्या है, रो का फॉर्मूला क्या होगा, वो चीज को जाना। तो अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रो की डेफिनेशन क्या होगी, उस चीज को समझेंगे हम लोग। तो रो की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, रो की डेफिनेशन बनाने के लिए उसके फार्मूले के हेल्प लेंगे हम लोग। तो उसका फार्मूला जो है रो इक्वल टू ए आर बाई एल है। तो यहाँ पर ए हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है, मान लिया जाए कि एक ऐसा कंडक्टर है। तो रो को डिफाइन करने के लिए एक हम कंडक्टर मान लेते हैं, वायर ही मान लिया जाए। ये हमारे पास वायर है, और ये उसका लेंथ है एल, और एल मान लिया मैं 1 यूनिट। और ये बीच का जो एरिया है ना, जिसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। तो ये एरिया जो हो गया, एरिया भी मान लिया जाए, 1 स्क्वायर यूनिट, एरिया मान लिया जाए 1 स्क्वायर यूनिट। और यहाँ जो लेंथ है उसको भी मान लिया जाए 1 यूनिट। तो क्या होगा स्टूडेंट की एरिया 1 मीटर स्क्वायर मान लिया, लेंथ मान लिया 1 मीटर। अब जो है यहाँ वैल्यू रखते हैं ए, तो ए की वैल्यू 1 है ना। 1 मीटर की जगह हम लोग स्क्वायर यूनिट कर देते हैं तो बेहतर होता, और यहाँ भी मीटर की जगह यूनिट लिख देंगे तो बेहतर होगा। एरिया हमारा है 1 स्क्वायर यूनिट और लेंथ हमारा है 1 यूनिट। अब इसमें देखिए रो का रो और ए आर का आर कर दिया, एरिया था, एरिया का 1 यूनिट तो 1 आ गया, और लेंथ का वैल्यू 1 यूनिट तो 1 यूनिट। अब यहाँ हम लोग देखते हैं क्या कि भाई ये कट गया, तो रो इक्वल टू कितना आ गया, आर आ गया। ठीक है, रो इक्वल टू आर आ गया स्टूडेंट। तो रो इक्वल टू आर आ गया। अब यहीं से डेफिनेशन बनेगी, यहीं से डेफिनेशन कैसे बनेगी, तो देखिए नीचे कैसे डेफिनेशन बनाई गई है। तो डेफिनेशन कैसे बनेगी आइए देखते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा कि जो रेसिस्टिविटी होता है, यानी कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होता है, यानी कि रो जो है, उसकी डेफिनेशन ऐसे लिखी जाएगी कि इट इज यानी कि रो
रो यानी कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यानी कि रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी इज रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर whose area is 1 square unit and length is 1 unit। यानी कि रेसिस्टिविटी एक तरह का रेसिस्टेंस ही होता है, ठीक है ना। रेसिस्टेंस होता है उस कंडक्टर का जिस कंडक्टर का जो एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 स्क्वायर यूनिट हो और उसका जो लेंथ है वो 1 यूनिट का हो। उसे हम लोग बोलेंगे, उस रेसिस्टेंस को बोलेंगे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी बोलेंगे स्टूडेंट। इसी को एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मान लिया जाए कि आपके पास जो कंडक्टर जो है, कंडक्टर मीन्स एक वायर समझ लीजिए, जो वो क्यूबिकल शेप का, वो क्यूब शेप का है, ठीक है ना। वो किस शेप का है? वो क्यूब शेप का है। और मान लीजिए कि ऐसा हमारे पास कोई कंडक्टर है और जिसकी साइड कितनी है, 1 मीटर है या 1 मीटर है या 1 यूनिट कर दिया जाए, इसको 1 यूनिट कर दिया जाए। ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। तो हमारे पास एक ऐसा वायर है या वैसा कंडक्टर है जिसकी साइड जो है 1 यूनिट है। अब ये वायर कितना रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, जितना रेसिस्टेंस ये प्रोड्यूस करेगा ना, वही इसका उतना ही रेसिस्टेंस इसका क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहलाएगा और रेसिस्टिविटी कहलाएगा स्टूडेंट। तो अभी हम लोग स्टूडेंट देख लेते हैं कि रेसिस्टिविटी जो है, रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, फिर सीजीएस यूनिट क्या होता है, फिर डिफरेंस देखेंगे रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में, उस चीज़ को समझेंगे। तो ऐसा यूनिट ऑफ रो यानी कि रेसिस्टिविटी कैसे निकालेंगे इसको, तो इसका फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू ए आर बाई एल, और ए का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, आर का हो गया ओम और एल का हो गया मीटर। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर, ये हो गया ओम, ये हो गया मीटर। मीटर स्क्वायर ओम मीटर, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो मीटर बच जाएगा, तो ओम बच जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा ओम मीटर। ओम मीटर क्या हो गया, रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट हो गया स्टूडेंट। अभी हम लोग सीजीएस यूनिट में आते हैं। तो एरिया को सीजीएस यूनिट में बोलते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाता है, और यहाँ जो रेसिस्टेंस है वो ओम हो गया और लेंथ जो हो गया सेंटीमीटर। तो ये अब फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए, फॉर्मूला ये है ना, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, ये ओम हो जाएगा और ये लेंथ है, तो सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, तो सेंटीमीटर और ओम बच गया, तो कहलाएगा ओम सेंटीमीटर। ये सीजीएस यूनिट हो गया किसका, रो का, यानी कि रेसिस्टिविटी का, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का। तो एक से यहाँ ध्यान देना है स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि काफी इंपॉर्टेंट है कि कंडक्टर की रेसिस्टिविटी और यहाँ एलॉय की रेसिस्टिविटी और इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी। तो कंडक्टर की रेसिस्टिविटी कम होती है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर जो है अपने से होकर ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट को पास कराता है, इसका रेसिस्टेंस कम होता है, इसलिए इसकी रेसिस्टिविटी भी कम होगी। क्योंकि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में कैसा रिलेशन है, इसमें डायरेक्टली रिलेशन है, जितना ज्यादा रेसिस्टेंस उतना ज्यादा रेसिस्टिविटी। तो कंडक्टर अपने से होकर ज्यादा से ज्यादा करंट को अलाउ कराता है पास होने के लिए, इसलिए इसका रेसिस्टेंस कम होता है और इसलिए इसकी रेसिस्टिविटी भी कम होगी। इससे ज्यादा जो होता है रेसिस्टिविटी एलॉय में होता है। एलॉय क्या होता है, दो मेटल को आपस में मिलाने से, या एक मेटल और एक नॉन मेटल को आपस में निश्चित मात्रा में मिलाने से जो चीजें बनती है ना, उसको एलॉय बोलते हैं। तो इससे ज्यादा रेसिस्टिविटी होती है, कंडक्टर ज्यादा रेसिस्टिविटी होती है एलॉय की, ठीक है। इसका मतलब इसमें रेसिस्टिविटी ज्यादा, इसका मतलब इसमें रेसिस्टेंस भी ज्यादा, इसका मतलब इसमें करंट कम। और इन दोनों से ज्यादा इंसुलेटर, जैसे लकड़ी या रबर में रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा। तो रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा तो रेसिस्टेंस भी बहुत ज्यादा, इसका मतलब करंट बिल्कुल ना के बराबर फ्लो करना, ठीक है ना। तो आप इधर मूव करेंगे ना, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, और इधर से इधर जाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट करंट का क्या होगा, करंट का इधर से किधर क्या होगा, करंट यहाँ घटेगा, करंट जो है यहाँ पर डिक्रीज करेगा, करंट डिक्रीज करेगा, यानी कि इसमें करंट का फ्लो ज्यादा होगा, इसमें करंट का फ्लो इसकी तुलना में कम होगी, इसमें करंट का फ्लो जो है इसकी तुलना में कम होगी, क्योंकि रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, रेसिस्टिविटी बढ़ रहा है, ठीक है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, कि
ये रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, ये किसी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है, जबकि ये क्या है, रेसिस्टिविटी क्या है, वो ऑब्जेक्ट किस चीज से बनी हुई है उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे ये पेन हम ले लिए, पेन, तो पेन की प्रॉपर्टी को हम लोग मान लिया जाए कि रेसिस्टेंस अगर कहते हैं तो पेन जिस चीज की बनी हुई है उसके प्रॉपर्टी को बोलेंगे रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर और एरिया पर, जबकि रेसिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे मान लिया जाए कि ये पेन का ये हो गया और इसका कैप हो गया, तो इसका रेसिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा क्योंकि इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है। ठीक है, मान लिया जाए ऐसा। तो लेकिन रेसिस्टिविटी दोनों की सेम होगी क्योंकि जो मटेरियल इसको बनाने में लगा है वही मटेरियल इसको बनाने में लगा है, तो दोनों की मटेरियल सेम है, इसलिए दोनों की रेसिस्टिविटी भी सेम हो जाएगी स्टूडेंट। यानी कि एक चीज ध्यान दीजिए कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों किस चीज पर डिपेंड करते हैं, कि कोई चीज किस मटेरियल से बना हुआ है इस चीज पर डिपेंड करते हैं। और साथ साथ जो है ये भी इम्पोर्टेंट करेक्टर है ये वाला कि ये लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है, जबकि ये लेंथ एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे एक वायर है, एक वायर को हम फ्रिज से जोड़े और उसी वायर को हम कंप्यूटर से जोड़ दिए, तो दोनों केस में वायर की रेसिस्टिविटी सेम होगी क्योंकि एक ही मटेरियल का वायर वहां लगाया गया, एक ही मटेरियल का वायर वहां लगाया गया। ठीक है, बट हो सकता है कि जब हम कंप्यूटर से जोड़े वहां पर बड़ा आकार में हमें वायर लगाना पड़ा, बड़ा लेंथ में लगाना पड़ा, कंप्यूटर में छोटा में लगाना पड़ा, तो वहां पर रेसिस्टेंस बदलता है, बट रेसिस्टिविटी नहीं बदलेगा। रेसिस्टिविटी कहने का मतलब है कि वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। जैसे एक ही वायर आप कंप्यूटर में भी लगाए हुए हैं और फ्रिज में भी लगाए हुए हैं, तो दोनों की वायर की रेसिस्टिविटी सेम, बट हो सकता है कि कंप्यूटर वाला वायर बड़ा हो, फ्रिज वाला वायर छोटा है, तो इस केस में रेसिस्टेंस जो है आपका चेंज हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ देखते हैं कि अलग अलग जो मेटल है, एलॉय है, इंसुलेटर है, सबकी रेसिस्टिविटी लिखी हुई है। सिल्वर की रेसिस्टिविटी ये होती है, कॉपर की ये, आयरन की देखिए, आयरन की 10 पॉइंट समथिंग है। मतलब सिल्वर और कॉपर की तुलना अगर आयरन से करें तो आयरन की रेसिस्टिविटी ज़्यादा है, और आयरन की रेसिस्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब है कि इसका रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, मतलब अपने से ये कम करंट को अलाउ करेगा पास होने के लिए। और इसकी रेसिस्टिविटी कम है मीन्स रेसिस्टेंस भी कम होगा, मतलब अपने से ज़्यादा करंट को अलाउ करेगा पास होने के लिए। तो इस तरह से मतलब आप देख सकते हैं। फिर एलॉय देख लीजिए, एलॉय तो मैंने बता ही दिया, मेटल लेकर निश्चित मात्रा में मिलाने से एलॉय बनता है, मेटल नॉन मेटल आपस में लेकर निश्चित मात्रा में मिलाने से एलॉय बनता है। जैसे मैंगनीन जो है एक एलॉय है जो कॉपर, मैंगनीज और निकेल के मिलाने से बनता है, और इसका जो रेसिस्टिविटी है वो ये है। और उसके बाद कॉन्स्टेंटेन भी एक एलॉय है, कॉपर और निकेल के मिलाने से बना हुआ है, इसका 49 × 10⁻⁻6 रेसिस्टिविटी। नाइक्रोम जो है, नाइक्रोम आपका निकेल और आयरन, फिर क्रोमियम और मैंगनीज के मिलाने से बनता है, और इसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा, मतलब इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा, मीन्स इससे करंट बहुत ही कम पास होगी। इसके अलावा इंसुलेटर का देख लेते हैं स्टूडेंट। इंसुलेटर का जो होता है रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इनसे बिल्कुल करंट पास नहीं होती है। जैसे वुड का 10⁸ से 10⁸11 इतनी ज़्यादा रेसिस्टिविटी है कि रेसिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होगा, और नतीजा ये होगा कि करंट इससे बिल्कुल ना के बराबर पास करेगी। ग्लास का भी आप देख सकते हो, क्वार्ट्ज का भी देख सकते हो। तो ये एक चार्ट टेबल था, सब अलग अलग जो है मेटल, एलॉयज और इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी, और ये सारी रेसिस्टिविटी जो स्टूडेंट जो है एक खास टेम्परेचर पर मेजर किया गया है, और 20 डिग्री सेल्सियस। रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंस है, दोनों टेम्परेचर के अनुसार बदलते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं। तो ये 20 डिग्री सेल्सियस पर ये कैलकुलेट किया गया है रेसिस्टिविटी, और अगर हायर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर पर करेंगे तो ये वैल्यू जो है आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है। अभी हम लोग डिफरेंट मटेरियल का यूज़ देख लेते हैं। जैसे आप देखिए कि वायर बनाने के लिए कॉपर और एल्युमिनियम का ही यूज करते हैं। नतीजा ये होता है कि वायर बनाने के लिए कॉपर एल्युमिनियम का यूज इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर होता है, इसकी रेसिस्टिविटी कम होती है। ठीक है, हालांकि आपको पता है कि सबसे बेस्ट जो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो सिल्वर का होता है, बट सिल्वर के हम लोग वायर क्यों नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टलियर होता है, काफ़ी महंगा होता है कॉपर और एल्युमिनियम की तुलना में। इसीलिए हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं वायर बनाने के लिए, क्योंकि ये एक तो ये गुड कंडक्टर भी है, साथ साथ जो है रेसिस्टिविटी भी इसके कम है,
और कॉपर से हम सिल्वर से तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो महंगा होता है, उस चीज़ को अफोर्ड भी सब लोग नहीं कर पाएगा। इसी कारण से जो है कि हम लोग इसके वायर बनाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट ये है कि जो बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट टंगस्टन मेटल के क्यों बनाया जाता है। तो टंगस्टन का सिंबल जो होता है वो W होता है, W मीन्स वुल्फ्रेम। तो इसलिए क्योंकि टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन एक मेटल है, इसकी रेसिस्टिविटी कम है, तो रेसिस्टिविटी कम है तो रेसिस्टेंस भी कम होगा, मीन्स अपने से ज़्यादा वो करंट को अलाउ करेगा, पास कराएगा। साथ साथ ये जो होता है कि ये फिलामेंट जो होता है बल्ब के अंदर वो जल्द बर्न नहीं करता है ना, और ऑक्सीडाइज नहीं होता, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर पाता है, और ना ही बर्न होता है हायर टेम्परेचर पर भी। कितना भी टेम्परेचर इसको दे दीजिए, ना ये बर्न करेगा, ना ये मेल्ट होगा, और ना ही ये ऑक्सीडाइज होगा। इसलिए ये बेहतर होता है, और इसलिए इसको हम लोग जो है ना इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का यूज़ करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि टंगस्टन की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत हाई होती है, मतलब एक लंबा टेम्परेचर मिलने के बाद ही ये पिघलेगा, अदरवाइज नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं पिघलेगा। जैसे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। इस रीजन से इसको इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज किया जाता है। Heating element of electric appliances like electric iron, electric fan, electric iron, electric heater, etc. are made up of nichrome. अब ये जो हीटिंग डिवाइसेज है लाइक कि इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इन सारे चीज़ों में जो वायर होता है वो नाइक्रोम का क्यों बना होता है। तो पहली बात ये जानिए कि नाइक्रोम जो है वो एलोय है मीन्स कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स है, लाइक ये निकेल, आयरन, क्रोमियम और मैंगनीज के मिलाने से बना होता है। और क्यों इनके वायर बनाए जाते हैं, तो इसका रीज़न ये है कि इसकी रेसिस्टिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। रेसिस्टिविटी ज़्यादा होती है, नाइक्रोम की रेसिस्टिविटी निकेल से, नाइक्रोम की रेसिस्टिविटी आयरन से, और नाइक्रोम की रेसिस्टिविटी क्रोमियम से, नाइक्रोम की रेसिस्टिविटी मैंगनीज से। मींस नाइक्रोम की रेसिस्टिविटी नाइक्रोम के जो कंपोनेंट होते हैं उससे ज़्यादा होती है, और रेसिस्टिविटी ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश ज़्यादा करेगा, और इस कारण से क्या होगा कि हीट ज़्यादा डेवलप होगी, और हीट ज़्यादा डेवलप होने के कारण वो हीटिंग डिवाइस में गिना जाएगा। तो यही नतीजा है कि ये नाइक्रोम का यूज़ किया जाता है ताकि रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा, रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, और हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। और इसका मेन पर्पस ही होता है इलेक्ट्रिक फैन का और इलेक्ट्रिक आयरन का जो है, इलेक्ट्रिक हीटर का, कि हीट जनरेट करना। ठीक है। और नाइक्रोम जो है, इसके अलावा नाइक्रोम की आप देखेंगे कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, अप्रोक्सीमेटली जो है 1500 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद जो लास्ट जो है हम लोग यूज़ देखेंगे मटेरियल का, वो है इंसुलेटर। इंसुलेटर का भी इंसुलेटर वो चीज़ जिससे करंट फ्लो नहीं होता है, उसको इंसुलेटर बोलते हैं। तो इंसुलेटर का भी अपना एक इम्पॉर्टेंस है। इंसुलेटर एक्चुअली क्या करता है कि इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने में हेल्प करता है। ये इलेक्ट्रिक डिवाइस के हैंडल बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक से प्रोटेक्ट करने में, इलेक्ट्रिक से रक्षा करने में हेल्प करेगा। तो जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेज हैं या उसका बॉडी है, उसका कवर है, उसको बनाने के लिए इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे वायर, अब वायर के ऊपर जो प्लास्टिक की जो कवरिंग होती है वो इंसुलेटर की होती है। वो इसलिए क्योंकि इसके इनसाइड जो है करंट का फ्लो हो रहा है, और ऊपर से इफ समबडी टच द आउटर पार्ट ऑफ द वायर, सो उसके पास चांसेस कम हो इलेक्ट्रिक शॉक से अफेक्ट होने का। तो इसलिए इंसुलेटर का यूज होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज। सो लॉट मोर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।